नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कुछ ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों की जो हमारे कानून, वैश्विक अर्थव्यवस्था, खेल की दुनिया और यहाँ तक कि हमारे मौसम से जुड़ी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या है। आज हम मुख्य रूप से 5 विषयों को कवर करेंगे। यूएपीए और जमानत के नियम, भारत ईएफटीए व्यापार समझौता, बीसीसीआई और आरटीआई कानून, लगातार बढ़ता न्यूनतम तापमान और आखिर में बात करेंगे यूके के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर की। भाग 1, कानून और स्वतंत्रता, यूएपीए और जमानत के नियम। देखिए, सबसे पहले यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बुनियादी ढांचे को समझना जरूरी है। ये 1967 का एक कानून है जिसका मूल उद्देश्य गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। लेकिन इस कानून में जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है इसकी धारा 43D(5). हमारे कानून में एक बहुत ही सामान्य सा नियम है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। लेकिन यूएपीए का ये खास प्रावधान जमानत मिलना असाधारण रूप से मुश्किल बना देता है। इस पूरे कानूनी पेंच को और आसानी से समझने के लिए जरा अपराधों की कैटेगरी को देखते हैं। कानूनी रूप से अपराध 2 तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। छोटे मोटे अपराधों में जमानत मिलना आपका एक अधिकार माना जाता है, लेकिन जो गंभीर और गैर जमानती अपराध होते हैं वहां जमानत पाना कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि ये पूरी तरह से अदालत के विवेक या फैसले पर निर्भर करता है। अब इस कानूनी थ्योरी को एक वास्तविक मामले से जोड़कर देखते हैं। 2020 का दिल्ली दंगा मामला लें, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे नाम शामिल हैं। अगर हम इसे एक विशुद्ध कानूनी नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला 2 बहुत बड़ी चीजों के बीच की बहस बन चुका है। एक तरफ है संवैधानिक स्वतंत्रता यानी संविधान का अनुच्छेद 21, और दूसरी तरफ है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था। जांच एजेंसियों का तर्क है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि बिना ट्रायल के सालों तक जेल में रखना सरासर अनुचित है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया रुख सामने आया है वो वाकई काफी अहम है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। उन्होंने साफ किया है कि भले ही यूएपीए जैसे सख्त कानून लागू हों, लेकिन ट्रायल शुरू हुए बिना किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखना सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ये तो हुई हमारी घरेलू कानूनी बात। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, वैश्विक अर्थशास्त्र, भारत ईएफटीए व्यापार समझौता। शायद ईएफटीए नाम सुनकर लगे कि ये क्या है। ईएफटीए यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें यूरोप के 4 बेहद अहम देश शामिल हैं, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन और नॉर्वे। ये सिर्फ एक व्यापारिक गुट नहीं है, बल्कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी के मामले में एक बहुत ही ताकतवर समूह है। अब भारत और नॉर्वे के बीच के व्यापारिक आंकड़ों को देखते हैं, जो वर्तमान स्थिति को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अभी की स्थिति में हमारा नॉर्वे के साथ व्यापार घाटा चल रहा है। हम उन्हें लगभग $400 मिलियन का सामान निर्यात करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रसायन और मशीनरी शामिल हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उनसे करीब $800 मिलियन का आयात करते हैं, जिसमें ज्यादातर धातु और प्लास्टिक होते हैं। तो आखिर इस नए व्यापार समझौते से होने क्या वाला है? इसका सीधा सा लक्ष्य इस बड़े नंबर में छुपा है, $100 बिलियन। जी हां, लक्ष्य है कि अगले 15 वर्षों में ईएफटीए देशों के साथ $100 बिलियन का निवेश और व्यापार हासिल किया जाए। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके जरिए भारत में 10 लाख नई नौकरियों के पैदा होने का भी अनुमान है। अच्छा, इस पूरी आर्थिक चर्चा के बीच एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट सामने आया है। हम अक्सर मान लेते हैं कि भारत अपना सबसे ज्यादा सोना यूएई से मंगवाता होगा, है ना? लेकिन असल में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा गोल्ड सप्लायर है। जरा सोचिए, कुल $15 बिलियन के आयात में से $14 बिलियन का सोना अकेले स्विट्जरलैंड से आता है। ये आंकड़ा ईएफटीए देशों के साथ हमारे व्यापारिक महत्व को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। चलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। भाग 3, पारदर्शिता, बीसीसीआई और आरटीआई कानून। इसे समझने के लिए पहले 2005 के राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट की बुनियादी प्रक्रिया को एक बार दोहरा लेते हैं। ये हमारे लोकतंत्र में जवाबदेही तय करने का एक बेहतरीन टूल है। प्रोसेस बहुत आसान है। सिर्फ ₹10 देकर आप एक आवेदन जमा करते हैं, 30 दिन के अंदर जवाब का इंतजार करते हैं, और अगर जवाब न मिले
या सही ना लगे तो सीधे सूचना आयुक्त के पास अपील कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई इस आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता? इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है। हाल ही में सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई दरअसल तमिलनाडु सोसाइटीज एक्ट 1975 के तहत एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड है। इसे ना तो सरकार ने बनाया है और ना ही इसे सरकार से कोई फंड मिलता है। तो इतनी भारी भरकम कमाई और प्रभाव के बावजूद तकनीकी रूप से ये सार्वजनिक जवाबदेही के इस पारदर्शी दायरे से पूरी तरह बाहर है। पारदर्शिता की इन बातों के बाद अब रुख करते हैं हमारे पर्यावरण का भाग 4, जलवायु डेटा, बढ़ता न्यूनतम तापमान। यहाँ जो डेटा है वो सच में थोड़ा डराने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हम अक्सर यही सोचते हैं कि दिन में बहुत तेज गर्मी होगी, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और असम जैसे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का डेटा एक बिल्कुल नई कहानी बता रहा है। इन राज्यों में दिन का अधिकतम तापमान या तो सामान्य है या पहले से थोड़ा ठंडा ही दर्ज किया गया है। लेकिन असली परेशानी की बात है रात का समय। रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से लगातार ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी रातें अब ठंडी नहीं हो रही हैं। ये जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक संकेत है। मौसम के इस बदलते मिजाज के बाद अब आते हैं आज के हमारे आखिरी विषय पर, भाग 5, वैश्विक जनसांख्यिकी। यूके का युवा मेयर। सिर्फ 23 साल। जी हाँ, जिस उम्र में ज्यादातर युवा अपने करियर की बस शुरुआत कर रहे होते हैं, उस उम्र में किंग्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे तुषार कुमार ने एक नया इतिहास रच दिया है। वे यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री शहर के मेयर बन गए हैं और इसी के साथ वे यूके में भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के मेयर भी बन गए हैं। यह इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे नई युवा पीढ़ी वैश्विक स्तर पर लीडरशिप की भूमिकाओं में आगे आ रही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने कानूनी स्वतंत्रता की जटिल बहसों से लेकर बड़े व्यापारिक समझौतों, क्रिकेट बोर्ड की जवाबदेही, हमारी गर्म होती रातों और वैश्विक राजनीति में उभरते युवा चेहरों तक की बात की। अब जाते जाते एक बड़ा सवाल, इन सभी बदलते परिदृश्यों में से आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा बदलाव है जो हमारे आने वाले भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? क्या वो हमारे कानून होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था होगी या फिर हमारा पर्यावरण? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ और नए और अहम विषयों के साथ।